मिस्टर शक्तिकांत दास, उनके द्वारा एक सभा को संबोधित करते हुए मुंबई में बताया गया कि जो ये रिकवरी एजेंट है किसी भी बैंक के, एनबीएफसी कंपनी के, तो आरबीआई के पास उनकी बहुत सारी कंप्लेंट जा रही हैं, शिकायत जा रही हैं। उन शिकायत में लोग क्या बता रहे हैं कि लोगों के साथ अपशब्द बोलते हैं, ऊंची आवाज में बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं, गैर टाइम लोगों के पास फोन करते हैं, किसी भी समय रात को 10 बजे दारू पी के 12 बजे भी लोगों के पास फोन कर देते हैं, या चिल्ला चिल्ली करते हैं लोगों के घर जाके, या सामाजिक उसकी प्रतिष्ठा खराब करते हैं, किसी की ईएमआई नहीं दी जा रही। यहां तक भी आया देखने में कि कुछ चुवन्नी छाप लोगों को गिरबान तक पकड़ लेते हैं। तो ये आरबीआई की नॉलेज में ये बात आ चुकी है। और मिस्टर शक्तिकांत दास जी द्वारा, जो कि हमारे आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ अब शीघ्र ही सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एक बात और क्लियर की है कि ज्यादातर ये काम कौन कर रहा है, ज्यादातर ये काम कर रहे हैं जो अनऑथराइज्ड फाइनेंसर हैं, मतलब जो आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं है, जिन्होंने वहां से लाइसेंस नहीं लिया है, वो आदमी, उनकी कंपनी ये काम कर रही है। पीछे आरबीआई के आदेश द्वारा लगभग 600 कंपनियों को उड़ा दिया गया था, जो कि ज्यादातर फेक ऐप हैं गूगल पे, जो कि 7 दिन 15 दिन 14 दिन के लिए, ऐसे 1 महीना तो देती भी नहीं, ज्यादातर 5 दिन के लिए ऐसे लोन देती हैं। वो फेक है, ज्यादातर फेक हैं। जो फेक हैं उनको उड़ा दिया जाएगा, वहां से डिलीट कर दिया जाएगा। अगर आपने फेक ऐप से कोई लोन ले रखा है तो उसको रिपेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले ही इलीगल काम कर रहे हैं। अगर कोई लीगल कंपनी भी है, लीगल ऐप भी है, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। जो आरबीआई के गवर्नर है, उनकी यह भी स्टेटमेंट है, उन्होंने अपने भाषण में यह भी बात कही है कि देखने में आया है कि जो इनलीगल कंपनी है, जो जिनका लाइसेंस नहीं है, वो तो ये काम कर ही रही है। बहुत से बैंक और एनबीएफसी कंपनी जो रजिस्टर्ड है, लाइसेंस ले रखा है आरबीआई से, वो भी गैर कानूनी तरीके से रिकवरी कर रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपराधिक मामला इनके खिलाफ दर्ज हो सकता है, क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हो सकता है। उन्होंने कहा कि देखने में यह भी आ रहा है कि बहुत से आदमी इनके तंग होके, परेशान होके, हरास होके सुसाइड कर रहे हैं। यह अमरदीप कादियान 1400 वीडियो बना चुका है लोन से रिलेटेड। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के तहत नोटिस आया है, 13(2) का है, 13(4) का है, सिंबॉलिक पोजीशन का है, फिजिकल पोजीशन का है, 138 का है, या रिकॉल नोटिस आया है, या डीएम साहब का नोटिस आया है, या आपकी आरसी कट चुकी है, रिकवरी सर्टिफिकेट, उसके अलावा भी कोई आपके पास नोटिस आया है, तो आप लोन से रिलेटेड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली सलाह ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। हर बार कह रहा हूं कि इन चवन्नी छापों के ऊपर आरबीआई की मास्टर गाइडलाइंस लागू है, जो कि ये कभी भी उसको फॉलो नहीं करते और आम आदमी को अपने राइट्स और अधिकार नहीं पता। यही दिक्कत, परेशानी, समस्या आ रही है। साथियों, अगर आपको कोई ऐसे परेशान कर रहा है, राज कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, फोन पे टेलीफोनिकली आपके घर आके, सबसे पहले उसकी रिकॉर्डिंग कर लें। उसका क्या तरीका है इनकी कंप्लेंट करने का, NCH नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन इस नाम से एक ऐप है, उसको अपने फोन में लोड कर ले और वहां इनकी शिकायत करें, इनकी कैंसिल कर जाएगी। और NCH का ये एक नंबर भी है 14440 14440, इस नंबर पे आप इनकी शिकायत कर सकते हैं। अगर जैसे कि आजकल ये व्हाट्सएप पे अश्लील फोटो लगा के भेज रहे हैं, लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं, यार प्यारे रिश्तेदारों के पास व्हाट्सएप कर रहे हैं, तो उसका भी तरीका है, कानून उसके लिए बना हुआ है। 2000 में कानून आ चुका है
जो भी कोई साइबर अपराध करेगा उसके खिलाफ, और अब साइबर क्राइम के थाने भी खुल चुके हैं लगभग सारे देश में। आईटी एक्ट 2000 में आ गया है, पास हो गया, उसमें इनको सजा का प्रावधान है, मतलब इनकी जेल हो सकती है। अगर ये आपके साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप cybercrime.government.in इस पे इनकी शिकायत कर सकते हैं, या साइबर क्राइम का ही नंबर भी है 1930 इस पे भी आप इनकी शिकायत कर सकते हैं। आप दोनों जगह भी इनकी शिकायत कर सकते हैं, और एनसीएच के नंबर पे भी शिकायत कर सकते हैं, और एनसीएच के ऐप को लोड करके उस पे भी कर सकते हैं, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। अगर कोई चवन्नी छाप आपको आके परेशान कर रहा है आपके घर, उसको सबसे पहले बोलो आई कार्ड दिखा। 99% के पास आई कार्ड ही नहीं है। कहा भाग, मेरे को क्या पता तू काला चोर है। भाई कौन है तू, चोरी कर रहा है, मेरे को क्या पता, मैंने इस बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पैसे देने हैं भाई। अरे तू कौन है भाई, तू अपना बता ना, तू यहां क्या करने आया, तू अपना आई कार्ड दिखा। आई कार्ड नहीं है तो भाग यहां से। मकान दुकान फैक्ट्री का है, मारो इनकी ठूट इनका कुत्तों का। अगर वो कहता है कि मैं आई कार्ड ले आऊं, 1% ले भी आया, वो किसी एजेंसी का आई कार्ड दिखाएगा, बैंक का आई कार्ड नहीं दिखाएगा, उस एनबीएफसी कंपनी का नहीं दिखाएगा। नुका भाई अब वो लेटर लेके आ कि जिस बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने तुझे ऑथराइज किया तेरी एजेंसी को, वो लेटर लेके आ। 99% वो भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत से बैंक एनबीएफसी कंपनी थर्ड एजेंसी को हायर तो कर लेते हैं, लेकिन उसको रिटर्न में कोई परमिशन नहीं देते, क्योंकि इनको खुद से पता है कि चवन्नी छाप लगाएगा और आगे जाके बकवास करेंगे, राज करेंगे, गाली गलोच करेंगे, अपशब्द बोलेंगे। और अगर उनने रिकॉर्डिंग कर ली तो इनकी बैंक वालों की कहां चली कट जाएगी, फिर ये नंगड़ हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपना बचाव कर सकते हैं। और जो आरबीआई के गवर्नर है, आपको मैंने अभी बताया, शक्तिकांत दास जी, उन्होंने कहा है कि सिगरी बैंक और एनबीएफसी कंपनी के ऊपर भी सख्त एक्शन लिया जाएगा अगर ये इस तरीके से हार्ड रिकवरी गाली गलोच करके पैसे अपने लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की सबसे बड़ी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक तरीके से सिविल का केस करे या जो भी केस आपके ऊपर बनते हैं वो करे और अपना पैसा ले ले। बस आप एक बात समझे, आपके पास पैसे हो तो पैसे दे दे, नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, साक्षात शनि देव भी कुछ नहीं आगे बिगाड़ सकते आपका, और ये चवन्नी छाप तो शुद्ध ही कुछ नहीं है। हाँ एक बात ध्यान रखें, 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए या 25 हो गए, सबकी भी 5-5 ईएमआई डिफॉल्ट होगी, 25 लोनों की भी, तो भी क्राइम की श्रेणी में नहीं है। सारे देश के किसी थाने पुलिस स्टेशन चौकी में डायरेक्ट एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती आपके खिलाफ ईएमआई ना देने पे, भले ही आपके 25 लोन हो। ना कोई पुलिस वाला आपके घर आ सकता, ना कोई पुलिस वाला आपके पास फोन कर सकता। लेकिन एक चीज और ध्यान रखें, अगर आपने किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी को चेक दिया है, क्योंकि ज्यादातर लोन में चेक देते हैं, जब क्रेडिट कार्ड में या कोई ऑनलाइन ले रखा हो तो उसमें चेक नहीं देते। अगर आपने कोई चेक दे रखा है, अगर कैंसल चेक दे रखा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उस पर 138 चेक बाउंस का केस आपके ऊपर नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने ब्लैंक चेक दिया और उस पर अपने साइन करके दिए तो ये आपके ऊपर 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 1881 में ब्रिटिश काल में एक्ट बना था, उसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर केस कर सकते हैं कोर्ट में स्थानीय, जो कि ये ज्यादातर 1000 किलोमीटर दूर जाके करते हैं। पहले तो ये सिर्फ सिविल का केस था। 1988 में सरकार ने क्या किया, इसको सिविल भी बना दिया और क्रिमिनल भी बना दिया इस केस को। यानी ब्रिटिश काल से और देश आजाद होने के बाद भी जब ये कानून बना, एक्ट बना 138 का, जिसको एनआईए एक्ट भी कहते हैं या सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस कहते हैं, 107 साल तक 107 ईयर तक यह सिविल का मैटर रहा। उसके बाद इसको क्राइम की श्रेणी में भी डाल दिया गया, लेकिन सिर्फ क्रिमिनल केस नहीं गया, बनाए क्राइम में भी डालने के बाद सिविल भी रहा और क्रिमिनल भी रहा, क्योंकि 1988 के बाद ये दोनों की श्रेणी में इसको कंसीडर किया जाने लगा, क्योंकि इसमें
या तो आपको 2 गुना तक जुर्माना हो सकता है, जितना का आपने अमाउंट का चेक दे रखा है, मान लो 2 लाख का दे रखा है तो 4 लाख रुपए आपको देने पड़ सकते हैं कोर्ट के आदेश के द्वारा, या मैक्सिमम 2 साल की सजा हो सकती है। यह जरूरी नहीं है कि 2 साल की होगी, वो जज साहब की मर्जी है कि वो 6 महीने की देंगे, साल की देंगे, 1.5 साल की देंगे या 2 साल की दे देंगे, या 2 गुना जुर्माना। जरूरी नहीं है कि 2 गुना ही जुर्माना होएगा, हो सकता है वो ये बोल दे कि भाई 2.5 लाख रुपए दे दो इसको। दोनों में से एक चीज हो सकती है, या तो जुर्माना या सजा, या दोनों चीज भी कर सकते हैं जज साहब, भाई जुर्माना भी करते और जेल की सजा भी करते। लेकिन अगर आपके ऊपर ये केस हो गया है 138 का, सबसे पहले उसको ई कोर्ट में चेक कर ले। सारे देश की कोर्ट ऑनलाइन हो चुकी है, अगर हो गया तो इसको हल्के में ना ले कभी भी, ये आपको जेल में करवा सकता है। क्योंकि अगर कोर्ट से नोटिस इशू होएगा, दोबारा होएगा, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो कोर्ट आपको पहले बेलेबल वारंट इशू करेगी, जमानती वारंट इशू करेगी, नहीं जाएंगे तो नॉन बेलेबल वारंट इशू कर देगी। फिर भी अगर आप नहीं जाएंगे तो केस को कोर्ट डिस्पोज कर देगी उसको, और आपके ऊपर 174A धारा 174A के तहत एक FIR और दर्ज हो जाएगी आपके ऊपर। अभी क्या था कि सिर्फ 138 चेक बाउंस का केस आपके ऊपर चल रहा था, आपने उसको इग्नोर किया, तो अब आपके ऊपर 2 केस चलेंगे, 2 बार जमानत करवानी पड़ेगी। अगर आपके ऊपर 138 का केस है तो आप उसमें उसको लड़े, अपने राइट्स जाने, अधिकार जाने, आपको तुरंत जमानत मिल जाएगी। हाई कोर्ट में भी जाने की जरूरत नहीं, स्थानीय कोर्ट से आपको जमानत इजीली मिल जाती है। तो अगर आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो एक कोर्ट की अवमानना हो जाएगी, आपको PO घोषित कर दिया जाएगा, भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा आपको, और फिर आपके ऊपर 2 केस रजिस्टर्ड हो जाएंगे। और जब 174A का आपके ऊपर केस दर्ज हो जाएगा तो कम से कम 1 महीने आपको जेल में जाना पड़ेगा। अब सवाल यह, बहुत से आदमी पूछते हैं जी कौन सी जेल में जाना पड़ेगा? अरे भाई जहां ये चेक बाउंस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली रहते हो, ये गुजरात में कर देंगे अहमदाबाद, तो अहमदाबाद की जेल में जाना पड़ेगा। गुजरात रहते हो, मुंबई कर दिया तो आर्थर रोड जेल में जाना पड़ेगा भाई, या यरवदा जेल में जाना पड़ेगा, या जिस डिस्ट्रिक्ट में कर दिया वहां जाना पड़ेगा। या आप मुंबई रहते हो, ज्यादातर ये गुरुग्राम में, गुड़गांव में केस करते हैं, तो आपको अगर वहां से भगोड़ा घोषित हो रहे हैं, आपको पुलिस लेके आएगी, तो आपको गुड़गांव की बोडंसी जेल में जाना पड़ेगा। यह नियम है, आप उसको इग्नोर ना करें, अपना केस लड़े, तो डरे घबराए नहीं। मान्य सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं 40-45 साल लग जाते हैं, और इनके पास पेशेंस नहीं है, इनके पास एक लास्ट का हथियार है जिसको ये चलाएंगे तीर को। अगर वो तीर इनका खराब कर दिया, फिर इनकी कांच अपने आप लिकड़ जाएगी, कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर क्या कर लेंगे? फिर ये सेटलमेंट ही करेंगे। अगर 138 का केस आपके ऊपर रजिस्टर्ड भी हो गया, आपने अपनी जमानत करवा ली और आप अपना केस लड़ रहे हैं, तारीख पे जा रहे हैं, तो ये खुद से 500 बार आएंगे आपके पास के सेटलमेंट कर लो। और जो ये चेक बाउंस का केस है, ये समझौता योग्य है, सेटलमेंट हो सकती है, कॉम्प्रोमाइज हो सकता है कोर्ट में जाके भी। ये नहीं है कि कोर्ट में जाने के बाद आपको पनिशमेंट ही मिलेगी या आपको डबल जुर्माना ही देना पड़ेगा। वो आपके ऊपर केस चल रहा है, जैसे ही आपकी दोनों पार्टियों की सहमति होगी, बैंक की और आपकी, तो सेटलमेंट हो जाएगी और फिर ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि इनका जो ब्रह्मास्त्र है वो चल चुका होगा। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है, तो आप अगर मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं लगभग 1400 वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या अगर आ रही है, तो आपको यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में वो प्रॉब्लम लिखनी है, आगे डिसेंट एडवाइस लिखना है, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के तहत नोटिस आया है, 13(2) का है, 13(4) का है, सिंबॉलिक पोजीशन का है, फिजिकल पोजीशन का है, 138 का है,
या रिकॉल नोटिस आया है, या डीएम साहब का नोटिस आया है, या आपकी आरसी कट चुकी है, रिकवरी सर्टिफिकेट, उसके अलावा भी कोई आपके पास नोटिस आया है, तो आप लोन से रिलेटेड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली सलाह ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।